बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला और एक बहरान नज़र आता है वो है माशी बहरान, मईशत का, इकॉनमी का। और इसमें अफवाहें भी साथ साथ चल रही हैं। कभी कहा जाता है कि डॉलर फ्रीज़ किया जा रहा है, कभी कहा जाता है लॉकर्स आपके जो हैं वो नेशनलाइज हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें, क्योंकि हालात अच्छे नहीं। हालात अच्छे ना होने का जो एक सबूत है वो ये है कि यहाँ से तकरीबन 40 के करीब गैर मुल्की कंपनियाँ जो काम कर रही थीं हमारी मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मिल के, उन्होंने यहाँ से अपना बिज़नेस लपेट लिया है। इसी तरह जो नई कंपनियाँ यहाँ पे आई थीं, MG और कारों की नई कंपनियाँ, प्रोटॉन, MG वगैरह, जो यहाँ कारें बना रही थीं, बनानी उन्होंने शुरू की थीं, उन्होंने भी नए ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं। वजह उसकी बड़ी वाज़ेह है कि जो बाहर से कंपनियाँ आती हैं वो बेशक यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए में कमाएं, लेकिन जब वो अपना प्रॉफिट बाहर लेके जाती हैं तो डॉलर्स भी लेके जाती हैं। लेकिन अगर मुल्क में डॉलर्स हैं नहीं तो फिर आप बिज़नेस करेंगे कैसे और प्रॉफिट अपने बाहर लेके कैसे जाएंगे। नतीजतन आप देखिए कि वो कंपनियाँ यहाँ से निकल रही हैं। लाज़मी बात है कि जब ये कंपनियाँ यहाँ से जा रही हैं तो उससे हमारे यहाँ बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और उसके अलावा हमारी इकॉनमी में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो भी रुक जाएगी, बल्कि इन्हतात होगा। हमारी माशी मुश्किलात तो पहले भी बहुत हैं, बहुत थीं, और ये गैर मामूली हालात हमारे साथ आ गए। जो पहली मुश्किलात थीं उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लोगों का प्लानिंग का बड़ा कसूर। पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN वगैरह और JUI, इन लोगों ने तमाम अदारों को बर्बाद किया, जिसमें रेलवेज़, PIA, स्टील मिल वगैरह, MQM भी उसमें शामिल थी, क्योंकि वहाँ पे ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने लोगों को भर्ती करते रहे जो क्वालिफ़ाइड भी नहीं थे, मेरिट पे नहीं आते थे, तनख्वाहें लेते थे, अदारे पे बोझ बनते थे और उसके साथ साथ काम भी नहीं करते थे, इसलिए कि वो क्वालिफ़ाइड होते ही नहीं थे। नतीजा ये कि सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ की हुई, तनख्वाहें वो वसूल कर रहे, लेकिन अमूमन अपने घरों पे बैठे होते थे। 1985 के लोग निकले हुए, जिनको उस वक़्त PMLN की गवर्नमेंट ने निकाला इस वजह से कि वो मेरिट पे नहीं आए थे PIA में। 12,500 के करीब लोग, वो पीपल्स पार्टी जब 2008 में हुकूमत में आई तो इन्होंने उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। उनमें से कई मर गए हुए थे, लेकिन जो ज़िंदा थे वो कई और कारोबार धंधा करते थे, लेकिन PIA से उन्होंने आके तमाम पिछले वाजबात वसूल किए और आगे तनख्वाहें लेनी शुरू कर दी। हर अदारा इसी तरह की हरकतों से, और कहीं आप देख लीजिए कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो भत्ता वसूल करते रहे, जैसे स्टील मिल वगैरह पे दबा के खाया पिया गया इसी तरह। नतीजा ये है कि आपके तमाम वो अदारे जो किसी वक्त में प्रॉफिट में थे वो अदारे आपके खसारे में चले गए। उसके साथ साथ ये हुआ कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कम होती गई, क्योंकि अगर आपने अपनी बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के, डीजल के, तो उनसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेटेबल नहीं रहते। IMF से लोन लिया तो उन्होंने कहा जी मुल्क में आप अपना सूद का रेट भी बढ़ाएं, उससे और भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस ये बैंकों से कर्जे, वर्किंग कैपिटल लेते हैं और उससे काम करते हैं, तो वो भी आपके यहाँ इशू आ गया। फिर बिजली का एक ऐसा चक्कर चला कि सर्कुलर डेट बनना शुरू हुआ। बिजली की कंपनियों के साथ माहदे पैसे खा के गलत माहदे किए गए। नतीजा ये कि वो सारे माहदे पाकिस्तान की रियासत के हक़ में नहीं थे, बल्कि जो लोग प्लांट लगाते थे उनके हक़ में थे। सर्कुलर डेट बनते थे और वो पैसा मुफ्त में कमा रहे थे, जबकि प्लांट चलाए भी नहीं होते थे उन्होंने। उसमें आपने देखा कई और केसेस, जैसे रेंटल केस आ गया, कार रेंटल पावर, वो पैसा खा गया, और भी कई इसी तरह के जहाँ जहाँ हमारे लोगों ने किकबैक्स ली वो उन्होंने कर दिए। फिर कुछ अखलाकी गिरावट भी हमारी, हमने यहाँ पे इंपोर्ट्स बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इंपोर्ट्स की, महंगी गाड़ियाँ, डॉग फूड और हर तरह के बिस्किट, चॉकलेट्स, चीज़, तमाम वो चीज़ें जो कि आम हालात में यहाँ उनकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन वो मंगवा के उसके ऊपर हमने बड़ा मेहनत का कमाया हुआ डॉलर जो है फॉरेन एक्सचेंज वो ज़ाया किया। मुनाफाखोरी उसके साथ साथ चली और लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े गए। मुनाफाखोरी का आपको पता ही है हमारे अवाम किस हद तक, ताजर तबके में इखलाकी गिरावट कैसी है। आपने देखा कि रमज़ान का महीना आता है तो वही चीज़ जो रमज़ान से पहले 1 रुपए की बिकती है वो 5 रुपए की हो जाती है।
उसके साथ साथ यहाँ तक हुआ कि जब कोविड की वबा आई यहाँ पे, तो जो इंजेक्शन 6,000 का मिलता था वो मैंने ख़ुद अपने एक अज़ीज़ के लिए 1,20,000 का ख़रीदा, क्योंकि इंसानी जानों के ऊपर हमारे लोगों ने कारोबार किया। तो महंगाई में एक बहुत बड़ा अंसर ये भी है। आपसे जो हमारे ताजर बरादरान हैं, वो अपने बिज़नेस को डॉक्यूमेंट करवाना नहीं चाहते, वो फाइलर नहीं हैं, हुकूमत के पास उनके बिज़नेस का रिकॉर्ड नहीं होता। वो आपसे 17% लेते हैं सेल्स टैक्स, और ना टैक्स देते हैं अपना और ना ही सेल टैक्स देते हैं। अब आपसे लिया हुआ सेल टैक्स वो खा जाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ, जैसे हमने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बड़ा इस वजह से कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा की, एक्सपोर्ट कम की, लिहाजा ख़र्चा ज़्यादा और आमदन थोड़ी, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता रहा। इकॉनमी पे ये सारी चीज़ों ने बड़ा मनफी असरात डाले। लेकिन दूसरी तरफ एक और इशू है, वो है कि इकॉनमी में चोरी। ये चोरी तो एक है जो हम देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पैसा खाया गया, ये किया वो किया। ये मैं सारा इसका हिसाब नहीं लेता। अगर इसका भी हिसाब किया जाए तो वो ये कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि आपकी अपनी जितनी इकॉनमी है, अगर आपकी इकॉनमी $450 की है, $375 की इकॉनमी, अगर आपकी $375 अरब की $375 अरब की इकॉनमी है, तो तकरीबन इतनी ही पैरेलल इकॉनमी है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है और लोग उस पैसे को खा पी रहे हैं, चला रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्टडी हुई जो 4-5 सेक्टर्स के बारे में की गई स्टडी। ये स्टडी बाहर के एक्सपर्ट्स ने की, और उन्होंने ये देखा कि ये जो 4-5 सेक्टर जिनका मैं आगे जिक्र करूँगा, वो तकरीबन हम उसमें जो टैक्स या आमदन है वो हमारी जीडीपी का 40% है, और वो चोरी हो जाता है। यानी ये 4-5 सेक्टर ही अगर आप सामने रख लें तो जीडीपी का 40% जो है वो चोरी करके ले जाते हैं। ये बदकिस्मती है। अगर वो 40% ही अगर अमाउंट बाकी छोड़ दें, चलें 40% ही जीडीपी का वो जो चोरी हो रहा है अगर वो वापस आ जाए, तो आवाम की भलाई पे खर्च हो सकता है। कहीं आप महंगाई में उनको सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन वो चंद लोगों के, कुछ तबके के पेट में चले जाता है और बाकी मुल्क सारा रोना रोता रहता है। ये जो स्टडी थी IPSOS वाले इन्होंने किया, ये ग्लोबल लीडर हैं मार्केट रिसर्च के। इन्होंने ये सारी स्टडी करने के बाद बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जीडीपी का 40% चोरी हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर हो तो उसका फ़ायदा हो सकता है। वो ये बताते हैं कि इसका एनुअल वॉल्यूम, यानी जो टैक्स एवेजन है इन्हीं 4 सेक्टर में, 5 सेक्टर्स में जिनका मैं जिक्र करूँगा, वो टैक्स एवेजन जो है वो तकरीबन 310 अरब रुपए की है। 310 अरब रुपये को छोटी अमाउंट नहीं, इसमें टैक्स चोरी होता है इतना। इस टैक्स चोरी में जो टैक्स है, इसमें 35 अरब रुपया जो है वो चाय की गैर कानूनी तिजारत पे है। चाय स्मगल होती है, लेके आते हैं यहाँ पे, और चाय में मुख्तलिफ़ किस्म की चाय जो बाहर से मंगाई जाती हैं, इसमें तकरीबन 35 अरब रुपए की चोरी है सिर्फ चाय में। इसी तरह 80 अरब रुपए की चोरी है तंबाकू, यानी ये सिगरेट्स वगैरह जो चीज़ें टोबैको रिलेटेड हैं, उसमें पान तंबाकू भी है, या ये कि सिगरेट आते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के, ये भी स्मगल होके आते हैं, और इसमें भी तकरीबन 80 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो जाता है। इसी तरह कारों के टायर हैं, और ये जो इंजन ऑयल वगैरह आता है, ये भी स्मगल होते हैं वाया अफ़गानिस्तान या दूसरी तरफ ईरान वगैरह से बात चीज़ें, तो इसमें भी तकरीबन 90 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। अद्वियात, दवाइयाँ भी स्मगल होती हैं, और इन दवाइयों में तकरीबन 45 अरब रुपए की टैक्स की चोरी है। 60 अरब रुपया जो है ये सालाना रियल एस्टेट, यानी ये जो जायदादें हैं इनकी ट्रांसफ़र, ख़रीदो फ़रोख्त, उस पर टैक्स लगता है। ये तकरीबन 60 अरब रुपए के करीब इसमें टैक्स चोरी है। अब ये वो 5 सेक्टर हैं जिनके ऊपर उन्होंने स्टडी की।
अब आप देखिए कि ये जो चोरी है, ये स्मगलिंग वगैरह अगर हम निकाल दें तो कम से कम उसमें ये 60 अरब रुपया तो यहाँ का है रियल स्टेट का, लेकिन बाकी जो है वो आपको बच सकता है अगर स्मगलिंग ना हो। लेकिन ये जो हमारे स्मगलिंग चेक करने के लिए कस्टम वगैरह ये अदारे वहाँ मौजूद हैं, ये रिश्वत खाते हैं। और ये जो स्टडी है वो ये बताती है कि जितना माल बाहर से आता है हमारी सरहदों से, उसमें सिर्फ 10% ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स वसूली होती है, बाकी 90% वो है जो कि रिश्वत वगैरह दे दिला के टैक्स चोरी की शक्ल में निकल जाता है, और 90% वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंचता, उसका ये ड्यूटी नहीं पहुंचती। हार्वर्ड में एक इकोनॉमिस्ट की टीम, उसने भी एक रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक इसी तरह सीनियर कॉमर्स के लोग, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की, और उसमें भी उन्होंने कमोडिटीज़ के स्मगलिंग का जिक्र किया कि ये स्मगलिंग जो है ये तकरीबन 3.3 अरब डॉलर की जाती है। अब ये 3.3 बिलियन डॉलर का हर साल ये तकरीबन मुल्क को जो स्मगलिंग आ रही है, हो रही है, इसके ऊपर आपको टैक्स जो है वो चोरी हो जाता है। इसमें वो कहता है कि ये 74% जो है, ये 2-3 चीज़ों की वो बात कर रहा है, सारी चीज़ें नहीं। उसमें कहता है कि 74% ये जो टेलीफोन है, सेल फोन्स, ये मोबाइल टेलीफोन जो पाकिस्तान में बिकते हैं, इसमें 74% वो हैं जो कि स्मगल होकर पाकिस्तान में आते हैं, और स्मगलिंग की वजह से इन 74% टेलीफोनों के ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया होता। फिर वो ये कहता है कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ये उन्होंने हिसाब किताब लगाया हुआ है, इसमें ये चेक किया है, इसमें गाड़ियों के मामलात में तकरीबन 53% डीज़ल जो मार्केट में बिकता है वो स्मगल्ड है, और 43% जो इंजन ऑयल है वो स्मगल्ड है, 40% जो टायर हैं वो स्मगल्ड हैं, 16% कारों के ऑटो पार्ट्स वगैरह वो स्मगल होके आते हैं। आप सोचिए कि कौन सी चीज़ है जो इस मुल्क में स्मगल होके नहीं आती। इन तमाम स्मगलिंग की वजह से आप देखें कि जितनी भी ड्यूटी इन पे मिल सकती है वो हुकूमत तक पहुंचती नहीं। हुकूमत, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो टैक्स चोर हैं ये अमीर होते जाते हैं, हुकूमत गरीब होती जाती है। पाकिस्तान में गुर्बत और इन लोगों के असास से बाहर भी हैं, और मुल्क में भी ये बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें वो सिगरेट्स के मामले में भी वो, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसमें हमारा रेवेन्यू बड़ा ज़ाया होता है, उसका भी तकरीबन इस रिपोर्ट के मुताबिक 20% ऐसा है जो कि स्मगल होके आता है। यानी जो सिगरेट मुल्क में बिक रहे हैं, बिकते हैं, इनमें 20% के करीब, और चाय में तकरीबन 23 से 25% के करीब स्मगल्ड चाय है, स्मगल्ड सिगरेट्स हैं जो बिक रहे हैं। और कानून नाफिज करने वाले अदारों का, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ 5 से 10% वो टैक्स वसूली करते हैं, बाकी 90 से 95% तक सब माल स्मगल होके आता है। अब इन हालात में आप सोचिए कि जो हम बात करते हैं इकॉनमी को ठीक करना है, ये करना, वो कैसे हो सकती हैं जब आपका निज़ाम करप्शन को, चोरी को सपोर्ट करता है। वो लोग जो सरहद पे खड़े होके, जिन्होंने कस्टम ड्यूटी वसूल करनी है और स्मगलिंग चेक करनी है, जब वो ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो मुल्क क्या करेगा। सो मकसद कहने का ये है कि जहाँ पे हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, हम IMF हमें अपने टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहा है, वो मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, यानी हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल वो तंग करके रखना चाहते हैं कि ये लोग रोना धोना शुरू करें और टैक्स इनसे वसूल किया जाए। लेकिन रियासत का मैकेनिज़्म, उसकी मशीनरी जो है, उसको ठीक करने की कोई बात नहीं करता कि ये जो वसूलियात हो सकती हैं उनको वसूल किया जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप अपने घाटे वाले अदारों को वापस प्रॉफिट में नहीं लेके आएंगे, अगर आप अपना सर्कुलर डेट नहीं ख़त्म करेंगे, अगर आप अपनी जो आपकी बरामदात है वो नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप अपनी जो वसूलियात हैं मुख्तलिफ उनको नहीं बढ़ाएंगे कि ये आपका स्मगल, ये ड्यूटियाँ और टैक्सेस नहीं लेंगे, तो फिर आप कैसे निकलेंगे, इस भंवर से बाहर कैसे आएंगे। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है सारे मुल्क के सारे दानिशवरों को तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ुसूसन हुकूमत को। जो भी हुकूमत में लोग बैठते हैं उनके पास आसान तरीन तरीका यही होता है कि ख़र्चे में, अगर आपको बजट में कमी है, कर्ज़ा लो, हम लोगों को कर्ज़े में डबो दो,
कर्ज़ा लेके अपना काम चलाओ, पूरा करो, अपनी जेबों में भी डालो और उसके बाद रोना धोना करते रहो। ये वो चीज़ है जिसने आज मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है कि हम सर से पांव तक कर्ज़े में डूबे हुए हैं और आमदन ऐसी है नहीं कि हम अपने कर्ज़े उतार सकें। मशवरा हमें ये दिया जाता है कि अपने दिफाई बजट को कम कर दें। दिफाई बजट कैसे कम किया जाए? क्या भारत से, बाहर से, हमारे बॉर्डर से, क्या वहाँ से थ्रेट ख़त्म हो गई है? क्या वहाँ से ख़तरात कम हो गए हैं? अगर ख़तरात वहीं के वहीं हैं और आपके दुश्मन आपसे कई गुना ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं बजट में, तो आप दिफाई बजट अपना कम करके अपनी गर्दन उनके हवाले करेंगे ताकि वो काट दें। ये वो मुश्किलात हैं और ये सोचने की चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम सरसरी सी लिप सर्विस करके इसको एक तरफ रख दें। ये हमारी बका का मसला है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।